वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यह टॉपिक है एमडीकेट के लिहाज से या किसी भी टेस्ट के लिहाज से। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो कि मेजर पोर्शन को कवर कर रही होती है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, मुझे बताएं कि अगर आपके पास ये आ जाए एक सेंटेंस के अली गो टू स्कूल, अली अल्फ़ा ऑप्शन देखें आप। अली के लिए ए, गो के लिए बीटा ऑप्शन है, टू चार्ली और स्कूल डेल्टा। और आपसे पूछा जाए कि स्पॉट द एरर, तो ओबियसली आप लोग बीटा चूज़ करोगे, क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पे ई एस आना चाहिए था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलें। लेकिन देखो, अली गो टू स्कूल ये करेक्ट भी हो सकता है इस तरीके से कि अगर हम यहाँ पे कामा लगाएं, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा जिसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा होगा। ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा और इसमें ऑर्डर दे रहे होंगे। लेकिन देखो, ऐसा भी मतलब करेक्ट है कि अली के बाद हम सिर्फ गो लिखें, लेकिन इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आपने इससे में ये पता चलता है कि ये जो इस तरह के सिंबल्स हैं, पंक्चुएशन पंक्चुएशन जो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी बातें आपसे होंगी। पंक्चुएशन पे मैं एक अलग लेक्चर दूंगी। अच्छा, रूल नंबर 1 देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको ना इसके रूल्स बताऊंगी सारे, और आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये चीज़ पता है आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, और प्लूरल जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये आपको पता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, फोक, इज़ या आर, वरीड। अब ये बेसिकली क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपने देखना है। द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर क्रिएट्स या क्रिएट द म्यूजिक, इसमें आपने स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर को देखना है। यहाँ पे फॉक के लिहाज से इस या आर, इनमें से जो भी वर्ब चूज़ करना है, और यहाँ पे स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर के लिहाज से। तो अब आप क्या चूज़ करोगे? अब देखो, जो फॉक है ये कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ इज आप लाओगे। ठीक है, अब क्यों इसके साथ क्यों होता है, ये मैं इसी लेक्चर के अंदर आगे डिस्कस करूँगी, इसलिए मैं अभी से डिटेल में नहीं बता रही। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आ रहा है। बाकी ये तो आपको पता ही है, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, इसमें आप ये सिंगुलर है तो क्रिएट्स म्यूजिक, द स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर क्रिएट्स म्यूजिक। ठीक है, अच्छा, अब ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हैं, ये 4 मैंने एमसीक्यूज़ यहाँ डाले हैं। बेसिकली ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, 2011 के हैं, कुछ 2014 के हैं। तो बेसिकली ये पास्ट पेपर के एमडी कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है। पहले वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे आपकी पार्टिसिपेशन का पता चले कि आप लोग पार्टिसिपेट कितना कर रहे हो और आपको कितनी समझ आ रही है। ठीक है, पहले अपने आंसर्स लिखो, बेशक करेक्ट है नहीं है, करेक्ट आपको समझ आ रही है। अगर आपको नहीं भी पता तो लाइक आपको पीछे अगर समझ नहीं आई या भी नहीं समझ आ रहा है एमसीक्यूज़ की, तो जो आपको लग रहा है बस वो लगा दो, बेशक वो गलत है। ठीक है, मैंने पहले बताया था, इट डजंट मैटर कि आप ठीक बता रहे हो या गलत बता रहे हो। अभी के लिए जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, आप सीखने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको इन सब के आंसर्स बता देती हूँ। पहले आप वीडियो पॉज करो और इसके आंसर्स लिखो, फिर उसके बाद वीडियो दोबारा ऑन करो और अब मैं आंसर बताने वाली हूँ आपको। ओके गुड, अगर अब आपने आंसर लिख दिए हैं तो अब हम ना इसके आंसर्स करेक्ट वाले देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप कंपेयर करो कि आपके कितने करेक्ट हुए और कितने गलत, और आप ये भी बता सकते हो कि मेरे इतने गलत हैं और इतने करेक्ट हैं। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो मुझे। अब पहला जो एमसीक्यूज में देखें अगर हम, तो योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपल abstracts as there is no clarity of thought and coherence in ideas, and it also, जो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा। कैसे? पहले देखो कि योर आर्ग्यूमेंट इज सिंपल, ये सिंगुलर है और ये सिंपल, ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया जी, ये करेक्ट हो गया। एज देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड कोहेरेंस इन आइडियाज़, ठीक है, इस जगह पर प्रपोजिशन भी आनी चाहिए। एंड इट आल्सो, इट क्या है पीछे, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, तो गलत है और ये करेक्ट है। ठीक है, अब समझ आ गई होगी आपको कैसे चीज़ों को कंपेयर करना था। अब सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज,
ये देखो ये दिस एंटीबायोटिक, यानी एक एंटीबायोटिक की बात हो रही है। इसके आगे वर्ब है और उसके आगे एस लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये करेक्ट है। डिस्ट्रॉयज ठीक है, ये सही वर्ब लिखा हुआ है। रेड कॉर्पस्कल्स, अच्छा दिस एंटीबायोटिक, हाँ इन आगे प्रपोजिशन भी ठीक है। इन द ब्लड, ये प्रपोजिशन के बाद आर्टिकल भी ठीक है। एंड अच्छा, ये प्रपोजिशन और आर्टिकल कैसे ठीक है? ये वैसे आपको प्रीवियस नॉलेज से भी पता चला होगा कि ये ठीक ही है। और वैसे हम इनकी प्रपोजिशन पे भी एक लेक्चर होगा, आर्टिकल पे भी होगा, ठीक है, जो मैंने अपने टाइम पे अपने एमडी कैट के लिए ट्रिक्स यूज़ की थी, और उसमें मैं वही आप सबको बताना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी हो। तो फिर हम वो उसमें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए भी आई थिंक सो इतना आपका प्रीवियस नॉलेज होगा कि आपको समझ आ रही होगी कि इन द ब्लड ही क्या लिखा हुआ है। एंड काजिस, अब यहाँ काज लिखा हुआ है, बेसिकली इधर उन्होंने फंसाने की पता है कैसे कोशिश की है। दिस एंटीबायोटिक, इसकी बात हो रही है, आगे एंड डाल दिए, बीच में ये सारे डाल दिए हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप इसको और इसको रिलेट ना कर सको। आपने ये देखना कि काज यहाँ पे एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट, राइट सब्जेक्ट आपने ढूंढना है। इससे पहले तो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अभी में से सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये आपने देखना है कि दिस एंटीबायोटिक बेसिकली क्या चीज़ काज कर रही है, या किस चीज़ के काज करने की बात हो रही है, एंटीबायोटिक की हो रही है, तो इट्स मीन कि ये वाला सब्जेक्ट है और इसका ये वर्ब है। यहाँ देखो ये एक है, और इन्होंने यहाँ पे एस आगे काजिस ने लिखा, काज लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसी के साथ रिलेट करना है कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, ये ट्रिक होती है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये मिस्टेक है, यहाँ पे काजिस आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, काजिस आना चाहिए था। आगे चलते हैं थर्ड वन की तरफ। अब व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, एवरी टाइम ही वर नॉटी, हिज फॉस्टर मदर यूज टू थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बकटू। अच्छा, ये जो है, ये लाइन जो ली गई है, ये आपके इंग्लिश जो आप एफएस में पढ़ते हो ना, उसी बुक से ली गई है। अगर आपने भी वो पढ़ लिया चैप्टर या नहीं पढ़ा, जो एमडीकेट की तैयारी के लिए हैं, स्पेशली जो रिपीटर्स वगैरह हैं, वो तो ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं, उन्हें पता होगा। लेकिन जो एजुके के स्टूडेंट्स हैं ना, क्योंकि उधर इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश की बुक चेंज हुई, उधर फेडरल आ गया, तो बेसिकली उन्हें शायद नहीं इस बात की समझ आ रही होगी। लेकिन ये कंसर्न नहीं है आप लोगों का, क्योंकि है तो ग्रामर ही ना, बेशक जिधर मर्जी से आई हो। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। वो कैसे? व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ठीक है, ही सिंगुलर, वाज सिंगुलर, ठीक है। एवरी टाइम ही वर, अब देख लो सामने यहाँ से दिख रहा है कि ये कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं है, ठीक है। ये जो भी बात हो रही थी वहाँ पे, ये एक फैक्ट था जो स्टोरी में बताया गया था कि ये हुआ था, ये कोई सब्जेक्टिव मूड तो है नहीं है जो हम लोग ही के बाद वर्ड लगाएंगे, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे ही वाज आएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये बहुत ज़्यादा एमडीकेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था ना, वो वही दिया था, ठीक है। तो आप सर्च करो कि सब्जेक्टिव मूड, ठीक है, तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट इज एनामॉर्फस। ये इसमें बेसिकली एक्चुअली 4 सेंटेंसेस, एक ही सेंटेंस है जिसमें कोई एरर दिया हुआ है, उसको 4 सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखा गया, इनमें से एक चूज़ करना है, और एग्जैक्ट इसी तरीके से आता है एमडी कैट में। और जो जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना, इवन ऑर्डर, वो भी ऐसे ही आता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं होता एमडी कैट में कि अमॉर्फस के नीचे अमॉर्फस, अमॉर्फस अमॉर्फस, मैथ्स के नीचे मैथ्स के नीचे मैथ्स। इस तरह बच्चे के लिए ईजी होता है कि वो एरर को पहचान सके। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ना, कि देखो यहाँ पे आर तक खत्म हो रहा है और आगे डिफ़िकल्ट से शुरू हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ देखो, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट, ये तीनों फिर ऑर्डर में ही, मतलब एक साथ ही आ गए हैं। उधर ऐसे नहीं होता, उधर उन्होंने इस तरीके से उसको लिखा होता है कि हो सकता है वो सारे सारे वर्ड सेम हो, लेकिन वो इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट की होती है ना, कि हमें लग रहा होता है कि ये सब अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये आ जाएगा। एन अमॉर्फस मास ऑफ सेल्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें अमॉर्फस मास ऑफ सेल, और ये तो गलत है, ये वाला तो है ही गलत, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने, हमारे पास वर्ब है और इसमें आपने इसका सब्जेक्ट ढूंढना है कि इसका सब्जेक्ट सेल्स है या अमॉर्फस मास है। ये जो है ना, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, जो असल में ये इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो ये है, एन अमॉर्फस मास, ठीक है। अब ऑफ सेल, ये आप कह सकते हो ये एडजेक्टिव के तौर पे है, या ऑफ सेल जो है ना, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एन अमॉर्फस मास ऑफ सेल्स वर, अब ये भी गलत है, यहाँ पे अगर वास होता तो ठीक होता। एन अमॉर्फस मास ऑफ सेल्स हैड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड,
अगर यहाँ हैड है तो फिर कोई V3 भी होना चाहिए था, तो इस लिहाज से ये भी गलत है। और यहाँ पे नेक्स्ट वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है जिसमें इज़ आ रहा है। इसमें अमॉर्फस मैस ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए था, तो ये सिंगुलर वर्ब हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है। यहाँ पे जो ट्रिक होती है ना MCQs बनाने वाले की, वो ये होती है कि बच्चा सेल्स के साथ कंफ्यूज कर जाए, उसे लगे कि शायद सेल्स जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और वो उसके लिहाज से वर्ब लगाए। ठीक है, तो आपने इससे बचना है, ये यहाँ पर एक ट्रिक होती है MCQs बनाने वाले की। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्ड। बेसिकली नाउन के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि ये सी, हाँ, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है। इसमें हमने यही देखना है कि सब्जेक्ट, बेसिकली इसका मतलब पता है क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि हमने सब्जेक्ट के लिहाज से, एक सब्जेक्ट के लिहाज से कैसा वर्ब लगाना है। ठीक है, तो वो अब सब्जेक्ट नाउन भी तो हो सकता है ना, प्रोनाउन भी तो हो सकता है। नाउन हम उसे उस केस में कहेंगे जब वो एक सिंगल वर्ड होगा, प्रोनाउन भी सिंगल वर्ड होगा तब। जब वो एक से ज़्यादा वर्ड बन जाते हैं ना, तो फिर हम उसे नाउन या प्रोनाउन नहीं बल्कि वो फ्रेज़ बन जाती है, फिर वो डिफरेंट टाइप की फ्रेज़ होती है। लेकिन जब एक से ज़्यादा वर्ड आएगा फिर वो फ्रेज़ बन जाएगी। ठीक है, जस्ट भी तो होते हैं ना। तो अब जैसे कि मैं ये लेक्चर्स दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी मैं काफ़ी बुक्स से रिसर्च करके फिर ये नोट्स बनाती हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आप फिर जाके कोई बुक्स पढ़ेंगे तो फिर आपका कंप्लीट होगा। सिर्फ यही लेक्चर लेने तो इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब नाउन की मैं बात करूँ ना, तो नाउन के साथ हमने यहाँ ये चीज़ देखनी है कि नाउन कैसे एज अ सब्जेक्ट, ये तो हमें पता है कि जब नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट के तौर पे ही एक्ट कर रहा है। लेकिन फिर हमने कैसा नाउन होगा तो उससे कैसा वर्ब लगाना है, हमने एक्चुअली ये देखना है। हमने एक्चुअली नाउन को नहीं देखना, वो अलग टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन को एज अ सब्जेक्ट लेके उसके साथ क्या वर्ब लगाना है ये देखना है। अब देखो, नाउन की दो चीज़ें हो सकती हैं, एक फॉर्म और एक उसका मीनिंग। ठीक है, जैसे बताती हूँ ना। अब देखो नाउन, ये मैंने कुछ डिवीजन्स किए हैं, कितनी ये हो गई हैं, 8 डिवीजन्स इसकी नाउन की। बेसिकली नाउन कैसे होगा, उसकी 8 डिवीजन्स हो गई हैं। अब देखो नाउन जो है उस वो फॉर्म में सिंगुलर भी हो सकता है और लेकिन उसका मीनिंग प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि पीपल, अब पीपल आपको पता है कि फॉर्म, अगर यहाँ पे कोई पीपल्स तो नहीं लिखा हुआ, पीपल्स का मतलब तो आपको पता है कि ग्रुप ऑफ नेशंस होता है। ठीक है, और पीपल जो है, अब इस ये है तो सिंगुलर है फॉर्म में, क्योंकि इसकी फॉर्म सिंगुलर में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका प्लूरल भी है जो कि है पीपल्स, तो वो तो अलग चीज़ है। अच्छा, पीपल जो है, अब लेकिन अगर मैं शीप देखूँ, शीप भी इसी तरीके से, शीप भी देखने में सिंगुलर है लेकिन इसका मतलब प्लूरल है कि इसमें तो ग्रुप ऑफ वो एनिमल्स आ जाएंगे ना, शीप वाले। तो बेसिकली पीपल, इसमें भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, शीप में भी बहुत सारी शीप आएंगी बेसिकली, तो हम एक शीप कहते हैं। दिस इज़ नॉट शीप्स, ठीक है, ये शीप है। तो ये फॉर्म में अपनी सिंगुलर है क्योंकि इसमें आगे एस या ईएस नहीं लगा हुआ, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो प्लूरल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा नाउन भी हो सकता है जो कि अपनी फॉर्म में प्लूरल हो लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर हो, जैसे कि न्यूज़, सीरीज़। ठीक है, अब सीरीज़ हम बोलते हैं लेकिन उसका होता कोई एक सीरीज़ ही है। हर चीज़ की अलग सीरीज़ होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये इस चीज़ की सीरीज़ है, ये इंग्लिश सीरीज़ है। सीरीज़ तो एक ही है ना, लेकिन वो फॉर्म में प्लूरल है लेकिन मीनिंग उसका सिंगुलर है। इसी तरह न्यूज़ भी देखो, फॉर्म में उसमें एस आ रहा है लेकिन उसका मतलब तो एक ही खबर है ना, न्यूज़। इसी तरह नाउन ऐसा भी कोई हो सकता है जिसका जो फॉर्म में प्लूरल हो उसका मीनिंग भी प्लूरल हो, जैसे ग्लासेस, ये फॉर्म में भी प्लूरल है और इसका मीनिंग भी प्लूरल है। देखो वो ग्लासेस आपकी दो होती है ना, ये एक दो, तो ग्लासेस प्लूरल, फॉर्म में भी प्लूरल, मीनिंग में भी प्लूरल। ठीक है, अब आप ये देखो, कोई ऐसा नाउन भी हो सकता है जो कि सिंगुलर हो फॉर्म में और सिंगुलर हो मीनिंग में, जैसे कि हेयर, फर्नीचर। ये देखने में भी सिंगुलर है, मीन्स अपनी फॉर्म में भी देखोगे एस या ई एस नहीं है, और फिर इनका मीनिंग भी सिंगुलर है। जैसे अगर आप हेयर बोलोगे ना तो उसका मतलब होगा एक हेयर। ठीक है, और सिंगुलर फर्नीचर भी इसका मतलब होगा एक फर्नीचर, तो इसकी फॉर्म और इसका मीनिंग दोनों सिंगुलर है। अब कुछ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे एयर और शुगर। बेसिकली ये मैं आपको नाउन की कैटेगरी बता रही हूँ, फिर बताऊँगी कि किस नाउन के साथ, मीन्स कि इस टाइप का नाउन है तो फिर इसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे हम, इस टाइप का है तो फिर इसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, बेसिकली इसलिए बता रही हूँ। अब कोलेक्टिव नाउन है तो जैसे टीम है, जूडी है, तो अब इनके साथ क्या लगाना है। अब कुछ ऐसे हमारे पास नाउन होते हैं जो सिंगुलर ओनली, जिन्हें हम कहते हैं, जैसे मून, सन, तो ये सिंगुलर ओनली है।
ओके, वर्बल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनमें बेसिकली आईएनजी फॉर्म वर्ब की आ रही हो, लेकिन वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा हो। वर्ब की आईओएन फॉर्म आ रही हो, लेकिन वो एज अ नाउन एक्ट कर रहा हो, तो इसे कहते हैं कि वर्बल नाउन। ठीक है। ओके, अब हम फ्रेज़ की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली फ्रेज़ मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ अब जो फ्रेज़ है ना वो भी नाउन के तौर पे एक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसको फिर हम नाउन फ्रेज़ कहेंगे या उसको फ्रेज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो एक से ज़्यादा वर्ड आ जाता है ना फिर वो फ्रेज़ बन जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था यहाँ पे कि जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो एक सिंगल वर्ड पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये मोर देन वन वर्ड पे कंसिस्ट करता है। जैसे कि इसके अंदर भी ना हम फ्रेज़ के डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे। जैसे पहले है जेनेटिव फ्रेज़। जेनेटिव फ्रेज़ जो होती है ना ये पोजेशन शो करती है। जैसे अलीज़ हाउस, अली का घर, तो ये पोजेशन शो कर रही है। अब जो जेनेटिव फ्रेज होते हैं ये आपने याद रखना है हमेशा, ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। मीन्स कि जब इसके बाद अगर ऑप्शन आएगा ना इज़ या आर का, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी दोनों की है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि पीछे क्या है। तो इसमें पॉसिबिलिटी दोनों की है। जैसे कि द स्टूडेंट्स नोट, अब जैसे कि अलीज हाउस है तो इसके बाद आप इज़ लगाओगे। ठीक है, लेकिन द स्टूडेंट्स नोट्स वर वेरी डिटेल्ड, तो इसमें देखो आप वर्ड लगा रहे हो, प्लूरल लगा रहे हो, तो इसका आपने याद रखना जेनेटिव फेज का ऐसा रूल नहीं है कि ये हमेशा सिंगुलर है या हमेशा प्लूरल है, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद आपके पास जेरेंट फ्रेज आ जाती है। जेरेंट फ्रेज क्या है, ये हमेशा सिंगुलर होती है। अब ये देखो इसका आपने याद रखना है कि जेरेंट फ्रेज इज़ ऑलवेज सिंगुलर। जैसे कि जेरेंट आपको वैसे पता है, मैंने आपको इसका भी लेक्चर दिया हुआ है पहले, इन्फिनिटिव और जेरेंट का जहाँ मैंने दिया था। वो ये था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब आईएनजी लगाते तो जेरेंट बन जाता है। अगर आपको इसका समझ रहे हैं एमडी कैट के लिहाज से जो इसका पूरा टॉपिक है, जो इसके रूल्स हैं, वो आप लोग उस लेक्चर में देख सकते हो। ओके, वॉकिंग इज़ नॉट अलाउड इन द क्लास। तो अब बेसिकली वॉकिंग क्या है, जेरेंड है, तो यहाँ पर ये आपका एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। अब हर वॉकिंग इरिटेट्स मी, तो इसमें देखो ये एक जेरेंड फ्रेज है। अगर सिर्फ ये तो पूरा सेंटेंस बन जाता है ना पूरा अगर देखोगे तो, लेकिन अगर सिर्फ इतना देखोगे तो ये फ्रेज बन जाएगा, जेरेंड फ्रेज है, और ये एज अ नाउन एक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि स्मोकिंग सिगार्स इज़ नॉट अलाउड हेयर। इसमें भी स्मोकिंग सिगार्स जो है, इसमें देखो ये जेरेंड है, सिगार ये पूरा क्या है, दो क्या है मिलके, ये एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये है एक फ्रेज है, जेरेंट फ्रेज इसको कहेंगे, क्योंकि जेरेंट इसमें यूज़ हो रहा है ना, इसलिए हम इसे जेरेंट फ्रेज कह रहे हैं। पीछे भी जो हमने जेनेटिव फ्रेज पढ़ा था वो भी एज अ नाउन एक्ट कर रहा था, लेकिन वो क्योंकि पोजेशन को शो कर रहा था इसलिए हम उसको जेनेटिव फ्रेज कह रहे थे। ठीक है, अब रीडिंग बुक्स ऑन मेडिकल साइंस इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी अब रीडिंग बुक्स जो है इसमें जेरेंट आ गया, इससे हम इसे जेरेंट फ्रेज कह रहे हैं, लेकिन ये एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। मैं बार बार बातों को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ को थोड़ा लेट पिक होता है। एक बार बताया नहीं पिक हुआ, दूसरी बार बताया नहीं पिक हुआ, तीसरी बार पिक हो ही जाता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा रिपीट करना पड़ता है। अच्छा, अब देखो कि यहाँ पे जो बात थी वो क्या थी कि हमने जेरेंट आपको समझ में आ जाएगी जिसने जेरेंट वाला लेक्चर लिया मैंने मेरा, और फिर उसके बाद ये पढ़ा, तो आई एम श्योर उसको ये बातें अब पक्की याद हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जेरेंट फ्रेज के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि जेरेंट फ्रेज इज़ ऑलवेज सिंगुलर, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था। अब देखो वॉकिंग इसके बाद इज़ है, सिंगुलर वर्ब है। हर वॉकिंग इरिटेट्स, अब देखो इसमें इरिटेट्स है, इसका मतलब है कि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसी उसी के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं ना, तो बेसिकली इसमें आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन हम करते हैं अगर सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हो, इसमें कि ये सिंगुलर है। स्मोकिंग सिगार्स इज़ नॉट अलाउड, तो इसमें भी देखो स्मोकिंग सिगार्स के बाद क्योंकि ये एक जेरेंट फ्रेज है तो इज़ आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। रीडिंग बुक्स ऑन मेडिकल साइंस इम्प्रूव्स, देख लो यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये इसी को शो कर रहा है ना, आपको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज में भी आपको, अब जिसने जेरेंट वाला जो लेक्चर है ना वहीं पे इन्फिनिटिव का भी लेक्चर है, इन दोनों का एक ही वीडियो में मैंने लेक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लो पहले, उसके बाद जेरेंट फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज की तरफ आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अब जो इन्फिनिटिव फ्रेज होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है, और ये तो आपको पता है कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे तो इन्फिनिटिव बनेगा। ठीक है, अब ये हमेशा सिंगुलर, जैसे एक जेरेंट फ्रेज हमेशा सिंगुलर होती है, इसी तरह इन्फिनिटिव फ्रेज भी हमेशा सिंगुलर होती है। टू स्मोक सिगार्स, यार ये एक वो नहीं आता, टू स्मोक सिगार्स, अब यहाँ पे इज़ या आर इनमें से क्या आएगा, डेफिनेटली इज़ आएगा, क्योंकि मैंने बोला दिस इज इन्फिनिटिव फ्रेज होती है इज़ ऑलवेज सिंगुलर। टू स्टडी मेडिसिन रिक्वायर्स डेडिकेशन, इसमें भी देखो ये क्या है हमारे पास इन्फिनिटिव फ्रेज है जो कि एज अ नाउन एक्ट कर रही है, और इसके बाद सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया। टू लर्न अबाउट पेशेंट केयर
अब इसमें अबाउट पेशेंट केयर ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। टू लर्न इज़, अब टू लर्न क्या है, ये इन्फिनिटी फ्रेज है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो इज़ होगा, सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये 3 हमने टाइप्स पढ़ ली हैं फ्रेज की। अब नेक्स्ट 4th वन है जो कि नॉमिनल एडजेक्टिव। नॉमिनल एडजेक्टिव वैसे होता ना, ये द नीडी, द इनोसेंट, ये चीज़ें इनको हम नॉमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं बेसिकली। मैंने फिर भी इसकी डेफिनेशन ली थी कि मैं आपको वैसे बताऊंगी, लेकिन आप डेफिनेशन भी एक बार रीड करना। अ नॉमिनल एडजेक्टिव एक्ट्स एज ए नाउन, ठीक है, वाइल रिटेनिंग द क्वालिटीज ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे कि हम कहते हैं ना द नीडी पर्सन, ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाता है, द नीडी पर्सन कभी भी नहीं होगा। हम वैसे नीडी पर्सन अगर बोलें तो इसका मतलब होता है ज़रूरतमंद जो शख्स है वो, ठीक है। लेकिन जब हम दी नीडी यानी कि उसके साथ दी लगा देते हैं ना, इसका मतलब होता है हम एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं नीडी के ज़रिए, मतलब नीडी है वो सब, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटीज़ उसको रिटेन कर रहा होता है, और ये रेफर कर रहा होता है एक ग्रुप या क्लास ऑफ पीपल को, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है इससे सब अच्छा खासा क्लियर हो रहा है। अब नॉमिनल एडजेक्टिव की जो मेन चीज़ है वो ये कि एक तो ये होगा जैसे द नीडी, द इनोसेंट, ये ग्रुप ऑफ पीपल को इंडिकेट कर रहे हैं। द डैड, द रिच, ये नाउन के तौर पे एक्ट करेंगे, और ये हमेशा प्लूरल होगा, यानी कि इसका हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा। अब एक चीज़ और, कि अगर एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास आ जाता है कि द नीडी पीपल और आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वहाँ पे आपने पीपल को ओमिट करवाना है, क्योंकि द नीडी जो है इसने बता दिया कि एक कम्युनिटी ऑफ पीपल है, एक क्लास ऑफ पीपल है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, तो आगे फिर पीपल लिखने की क्या ज़रूरत है। तो ये इसमें ये चीज़ क्रॉस हो जाएगी कि इसको ओमिट करना होगा, फिर आपने ओमिट का मतलब है एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। लेकिन एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और दूसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। तो वो अपने याद रखना, द रिच हैव, हैज़ नहीं हैव एक्सेस टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इसी तरह द ब्रेव, रिस्क, अब देखो रिस्क ये प्लूरल को शो कर रहा है ना। अगर सिंगुलर चीज़ पीछे होती है ना, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम रिस्क कहते हैं, ठीक है, वो गलत हो जाता है, ये ठीक लिखा हुआ है। देयर लाइव्स टू सेव अदर्स, ठीक है। मुझे यकीन है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इजी करके, बहुत इजी करके पढ़ाने की कोशिश की है, और लिखा भी है, सिर्फ बताया नहीं है। और मैं वैसे नोट्स पहले इसलिए बना के बाद में आपको समझाती हूँ, क्योंकि ताकि ना टाइम जो है वो कम कम कंज्यूम हो। बेसिकली अगर मैं लिखूँगी तो उसमें बेसिकली टाइम वेस्ट ही होगा ना, और अगर लिखा हुआ पहले मिल जाए और फिर मैं वो पढ़ा दूँ तो आपका टाइम बचेगा। तो बेसिकली इसलिए मैं पहले इसको ना प्रेफर करती हूँ कि पहले लिख लूँ, बाद में आपको बताऊँ। अच्छा, कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि एक नाउन है, दूसरा नाउन है, और उसको एंड ने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये बेसिकली एक कंपाउंड सब्जेक्ट बना देगा। ये पूरा जो होगा फिर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा, सिर्फ ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पे नहीं एक्ट करेगा, बल्कि ये पूरा सब्जेक्ट होगा। फिर जो वर्ब होगा वो हमने अभी इस कंपाउंड सब्जेक्ट के लिहाज से कैसे लगाना है वो देखेंगे। अच्छा, हम इसको फ्रेज़ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नाउन हमेशा एक वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नाउन आ जाएंगे, एक एंड आ जाएगा, तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया जो कि फ्रेज़ होता है। इसलिए ये आप कंपाउंड फ्रेज़ कह सकते हैं, या जो कि सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। इसको ऐसे कोई भी नाम दे सकते हैं आप। आपसे एमडी कैड में ऐसा नाम नहीं वैसे पूछेंगे, लेकिन एक कैटेगरी, एक डिवीजन, प्रॉपर अरेंजमेंट में मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए ऐसे एक, ठीक है। अब एंड है, एंड की दोनों साइड पे, मतलब एंड के यहाँ पे मिड में एंड होगा, और उसकी प्री और पोस्ट पोजीशन पे एक एक नाउन होगा, ठीक है। अब वो हम देखते हैं कैसे होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एंड की प्री पोजीशन पे एक नाउन हो जो कि किसी जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। और इन दोनों को आप, मतलब जो मैंने इस साइड पे पहला लिखा है और यहाँ पे पहला लिखा है ना, ये दोनों साथ में है। मीन्स के एंड के बाद मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे जेंडर वाला नाउन है, फिर यहाँ पे एंड है, और फिर यहाँ वो वाला नाउन है जो कि कॉमन वर्ड वाला है। कॉमन वर्ड का मतलब ये है कि जैसे कि फ्रेंड, अब फ्रेंड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, जिसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, उसको कहेंगे कॉमन वर्ड है। और जेंडर जैसे मेल या फीमेल। इसी तरह दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर यहाँ जो प्री पोजीशन पे नाउन है वो जेंडर को रिप्रेजेंट करो, और जो पोस्ट पोजीशन पे वो भी जेंडर को रिप्रेजेंट करो, फिर हमने क्या करना है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि जो प्री पोजीशन पे नाउन है वो कॉमन हो, मतलब कि वो जैसे कि फ्रेंड हो जाए, ठीक है, या कोई पर्सन हो जाए जो हमें नहीं पता जेंडर कौन सा है, और यहाँ पे भी कॉमन पर्सन हो, कॉमन नाउन हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड पे न्यूट्रल नाउन हो और यहाँ पे भी न्यूट्रल नाउन हो। अच्छा, अब न्यूट्रल नाउन कैसे होगा, जैसे कि मून है, जैसे कि सन है, जिसमें कोई जेंडर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, वो हम न्यूट्रल नाउन कहते हैं उनको। और कॉमन नाउन किसको कहेंगे, कॉमन उसको मैं कह रही हूँ जिसमें जेंडर
जेंडर है, लेकिन अभी हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा जेंडर। जैसे फ्रेंड, अब फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कॉमन नाउन जो मैं कह रही हूँ और जो न्यूट्रल नाउन उनमें क्या डिफरेंस है। आज का जो लेक्चर है इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करके नहीं बता रही थी कि अभी बेशक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें इतना टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं था लग रहा, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर एक ही वीडियो में मैं बता दूँ। मे बी इसके 2 पार्ट बनाने पड़ जाएँ, 3 पार्ट बनाने पड़ जाएँ, लेकिन अगर ज़्यादा छोटे छोटे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना ठीक है जितना मैं, कोई बात नहीं अगर वीडियो ज़्यादा होगी। ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका वेस्ट नहीं होना टाइम, ये आप ध्यान में रखना। और आप में से जिन्होंने 2x की स्पीड पर रखा होगा उनके लिए तो ये 14 मिनट की अभी तक हुई है। ठीक है, तो इतनी लेंथी तो नहीं है बाय द वे। अब हम देखें आगे कि माई ब्रदर एंड फ्रेंड, ये बेसिकली जो मैंने आपको एंड वाले बताई हैं सारी कंडीशंस पीछे, अब मैंने उन सब कंडीशंस की एमसीक्यू इस तरीके से ना एक एक सेंटेंस एग्जांपल दी हुई है और उसमें वो चीज़ें रखी हुई हैं ताकि आपको बताया जा सके कि उसके बाद हमने क्या वर्ब लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी आप देखोगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जिससे आपके काफ़ी एमसीक्यूज़ में हेल्प होगी। जैसे कि माई ब्रदर एंड फ्रेंड इज़ आर कमिंग, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। अच्छा, वैसे एक काम करो, सबसे पहले आप लोग ये सारे एमसीक्यूज़ देखो, इनका यहाँ पे वीडियो पॉज करो और आप खुद से इनके आंसर्स पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप क्या लगाते हैं इनका। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप वीडियो दोबारा ऑन करो और फिर देखो। ठीक है, इस तरह ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इससे आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, मे बी अभी आप वो वाली गलती कर दो जो कि आपको फिर करेक्ट आंसर देखने के बाद आपको समझ आए और आप नेक्स्ट टाइम वो गलती कभी ना करो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, अपने आप को एनालाइज करने का। तो अभी प्लीज़ वीडियो पॉज करो और सब लोग आंसर्स लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूँगी। इनके आंसर्स देखते हैं करेक्ट वाले और समझाती भी हूँ। माई ब्रदर एंड फ्रेंड, इसमें इसका आंसर जो बनता है वो है इज़। और लेकिन अगर होगा माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड तो फिर इसका आंसर बनता है आर। हाउ, आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनर जो है वो लगा हुआ होगा एक, तो इसका मतलब है कि माई ब्रदर एंड फ्रेंड, अगर डिटर्मिनर एक ही है तो इसका मतलब है कि जो फ्रेंड है वो मेरा भाई ही है, तो मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हमने एक सिंगुलर वर्ब रखा है। ठीक है, लेकिन अगर डिटर्मिनर, आपने बेसिकली यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट है इसमें आपने ये देखना है कि अगर डिटर्मिनर 2 लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि ब्रदर अलग है और फ्रेंड अलग है, तो फिर अब 2 हो गए हैं, प्लूरल हो गया, तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ पे क्या था कि एक ही डिटर्मिनर था, इससे ये इंडिकेट हो रहा था कि ब्रदर जो है, फ्रेंड जो है वो ब्रदर ही है, मतलब ये एक ही बंदा है जो कि ब्रदर भी है और फ्रेंड भी है, तो इज़ आ रहा था। आगे देखो माई, अब लेकिन ये पहली कंडीशन होगी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक साइड पे जेंडर और दूसरे साइड पे कॉमन नाउन हो। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर दोनों जो प्री और पोस्ट पोजीशन थी ना एंड की, उसमें जेंडर जेंडर का बताया हुआ, जैसे कि माई फादर एंड मदर। अब इज़ या आर आगे जो भी है, मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ सेंटेंस, तो अभी इसमें तो दोनों जेंडर है, हमें पता है ये 2 लोग हैं, तो फिर ऑब्वियसली आर ही आएगा। ठीक है, अब माई फादर एंड माई मदर, इसमें बेशक माई अलग अलग डिटर्मिनर है, बेशक एक डिटर्मिनर है, हमें पता है कि बेशक डिटर्मिनर एक है लेकिन जनरली जब अलग है तो इसमें ये 2 लोग हैं, तो फिर बेशक माई दोनों में बेशक हो डिटर्मिनर या एक में हो, दोनों कंडीशन में आर ही लगेगा। ठीक है, मैं हर पॉसिबल कंडीशन का एक एग्जाम्पल बना के आपको दिखा रही हूँ, हर पॉसिबल जो जो हो सकता है। ठीक है, ताकि आप हर तरफ से क्लियर आपको हो जाए। द प्ले राइटर एंड द पोइट, अब ये क्या है, ये तीसरी कंडीशन है जिसमें मैंने कहा था दोनों साइड पे कॉमन नाउन हो, यानी हमें दोनों साइड पे जेंडर ना पता चल रहा हो। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, इसमें भी आपने डिटर्मिनर को देखना था कि अब देखो द प्ले राइटर एंड पोइट, इसमें एक ही डिटर्मिनर है, इसका मतलब है कि जो प्ले राइटर है वही पोइट है, तो आपने इज लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में अलग अलग दिया हुआ होगा डिटर्मिनर, तो फिर इसका मतलब है कि पोइट अलग है और प्ले राइटर अलग है, तो आपने आर लगाना है। सिंपल, देखो हर पॉसिबल कंडीशन का आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब द सन एंड मून, अब ये हमें पता है कि ये न्यूट्रल है और सन अलग है मून अलग है, ये हमें पता है, यहाँ हमें डिटर्मिनर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनर हमने वहाँ देखना है जहाँ हम सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो रहे हो, नाउन जो था हो उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये फिर प्लूरल ही होगा, इसमें आप यकीनन और ही लिखोगे या जो भी वर्ब लिखोगे वो प्लूरल ही होगा। इसी तरह अगर बेशक डिटर्मिनर एक में हो या बेशक दोनों में डिटर्मिनर हो, हमने डिटर्मिनर बाद में देखना है, पहले हमने नाउन देखना है, नाउन में कन्फ्यूजन है तो डिटर्मिनर देखना है। ठीक है, तो इसमें हमें नाउन से ही पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो ऑब्वियसली इसमें जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल ही होगा। अब एक ये इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कहते हैं, इस तरह की एक्सप्रेशन, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दी।
टू एंड टू मेक फोर, ये किसी पास्ट पेपर में पूछा भी हुआ था कि टू एंड टू है तो फिर इसके बाद क्या आएगा। इस तरह की कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस एक्सप्रेशंस होती हैं जिनमें वही आता है, तो इसलिए आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इस तरह के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जहाँ पे ज़रूरी है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है, आगे भी बताऊँगी जहाँ ज़रूरी होंगी। तो यहाँ के लिए ये वाली ज़रूरी थी तो आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ कैसे बनती है कि एक नाउन होता है, उस नाउन से पहले आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, एक प्री पोजीशन होती है और एक पोस्ट होती है, ठीक है। जैसे वो मैंने आपको एंड के प्री पोस्ट बताया था ना, तो अगर नाउन फ्रेज़ बनानी है तो उसमें ऑब्वियसली ये होगा कि नाउन आ रहा होगा, नाउन से पहले कुछ वर्ड्स होंगे जिन्हें हम डिटर्मिनर कहते हैं, तो फिर उनको मिला के नाउन फ्रेज़ बन जाएगी। या फिर ऐसा होगा कि नाउन के बाद कुछ वर्ड्स होंगे और इन दोनों को मिला के एक फ्रेज़ बन जाएगी, तो हम उसे नाउन फ्रेज़ का नाम देंगे। बेसिकली नाउन फ्रेज़ जो है वो नेम इंडिकेट कर रहा है कि इस फ्रेज़ के अंदर नाउन आ रहा है, ठीक है। अब डिटर्मिनर क्या क्या हो सकते हैं, प्री डिटर्मिनर क्या होते हैं और पोस्ट डिटर्मिनर क्या होते हैं। पोस्ट डिटर्मिनर का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही आई गेस या इसी लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन यहाँ इसने लिखा हुआ क्योंकि वहाँ यहाँ पूरा आने वाला नहीं है। तो पहले प्री डिटर्मिनर की बात कर लेते हैं। जो प्री डिटर्मिनर है वो आर्टिकल हो सकता है या कोई पोजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। आर्टिकल जैसे ए एंड दी, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है जैसे माई और जो भी है, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन का आपको पता है, नहीं पता तो फिर प्रोनाउन का लेक्चर का वेट करो, उसमें बताऊंगी, ठीक है। लेकिन जो भी है इसमें आर्टिकल हो सकता है और पोजेसिव प्रोनाउन ये हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दे के आपको पूरा बताया हुआ है कैसे, अभी सिर्फ प्री डिटर्मिनर की बात करूँगी। जैसे कि ये सिंपल एक नाउन है, एक वर्ड है ना, तो वो सिंपल नाउन होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल आ गया ए। जब दो वर्ड्स हो गए हैं तो अब ये फ्रेज बन गया है, लेकिन इसको नाउन फ्रेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें नाउन आ रहा है। अब ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये क्या है, ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये गर्ल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने एडजेक्टिव का बताया नहीं है, लेकिन मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी ना जहाँ एडजेक्टिव बताने की ज़रूरत थी वहाँ थोड़ा थोड़ा बताया था, यहाँ दोबारा बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो नाउन को डिफाइन कर रहा होता है उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, वो होता है एडजेक्टिव। तो ये देखो अब ब्यूटीफुल कौन है, गर्ल, गर्ल को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव आ गया तो तभी ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, तो नाउन फ्रेज। अब वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब वेरी क्या है इसमें, अब ये वैसे आप लोग ना मुझे बताओ अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे अब वेरी ब्यूटीफुल गर्ल में वेरी क्या है, ये एडजेक्टिव है या ये एक एडवर्ब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप लोग एफएससी के बाद जिधर भी टेस्ट दोगे ना, सिर्फ एफएससी की बात नहीं, बाय द वे 9th-10th में भी ये पूछते हैं, फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी। ये ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, ग्रामर है, ग्रामर चेंज तो नहीं हो जाती किसी और टेस्ट के लिए, चीज़ तो वही है ना। तो ये बहुत एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। मेरी एक जानने वाले ने भी एक नर्सिंग का टेस्ट दिया था, तो उसमें भी ये एमसीक्यूज आया हुआ था। मीन्स ये लाइन नहीं थी, लाइन कुछ और थी, लेकिन उसमें पूछा हुआ था कि एडवर्ब कौन सा है, और ऐसे ही था कुछ, कोई ऐसे ही सेंटेंस था और उसमें एडवर्ब का बताना था, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोगों को आना लाजमी चाहिए। तो अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप वैसे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर आप देखना बाद में कि आपका ठीक है या नहीं। ये जो मैं आपको बीच बीच में बोलती हूँ ना, ये आप ही के फ़ायदे के लिए बोलती हूँ, ताकि आप लोग खुद को एनालाइज करो। अभी जो गलतियाँ यहाँ करोगे वो बाद में टेस्ट देते वक्त नहीं करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस के वक्त कम गलतियाँ करोगे, फिर जब प्रैक्टिस कर करके लास्ट में जब टेस्ट दोगे ना, तब बिल्कुल आपकी गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब वेरी ब्यूटीफुल, इसमें जो बेसिकली वेरी क्या है, गर्ल वेरी है या ब्यूटीफुल वेरी है, आपने ये देखना है। तो वेरी ब्यूटीफुल है ना, तो ब्यूटीफुल क्या था, एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव को चीज़ डिफाइन कर रही होती है ना, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब है। अब याद रखना कि इन केसेस में, प्री डिटर्मिनर के केस में एक चीज़ स्पेशल है, वो ये कि अगर आपके पास एडजेक्टिव नहीं है ना, तो कभी एडवर्ब भी नहीं होगा। इस केस में अगर कभी भी आपके पास क्योंकि एडवर्ब बन ही एडजेक्टिव को डिफाइन करने से रहा था, तो अगर एडजेक्टिव ही नहीं होगा तो कभी एडवर्ब भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं एमसीक्यूज़ में, लेकिन आगे जाके मैं आपको जो पढ़ाऊँगी तो आई डोंट थिंक सो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, आपको वैसे ही ये समझ में आ जाएगा। तो वैसे कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है इस बात को बिल्कुल भी। अगर नहीं भी समझ में आ रही तो रहने दो, जस्ट स्किप। मैं आपको जब पढ़ाऊँगी ना एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी बात बिल्कुल। ओके, अब हम देखेंगे पोस्ट नाउन डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो ये 6 टाइप के डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। पोस्ट नाउन डिटर्मिनर्स 1 2 3 4 5 और ये 6। पहले देखो, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, अपोजिशन और डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें आप देखो कि प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जिसमें प्रपोजिशन यूज़ हो रही हो। एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ होता है, क्या होता है, जिसमें जो आप नाउन यूज़ कर रहे होगे उसको डिफाइन किया जा रहा है और एडजेक्टिव आ रहा है और उस फ्रेज को फिर एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे। पार्टिसिपल क्या होगा, जिसमें
पार्टिसिपल मीन्स के उसमें पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो आईएनजी फॉर्म वाला ही आएगा, और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी फॉर्म भी आ सकती है, और कोई इरेगुलर जैसे कि शॉन, ठीक है, ये भी आ सकता है। अच्छा, पार्टिसिपल क्या होता है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो फर्स्ट लेक्चर जाके देखें, उसमें मैंने ये बताया हुआ है पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। तो प्लीज़ पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद ये वाला लेक्चर लो। इसमें जितनी भी टर्म यूज़ हो रही है, जैसे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी मैंने बताया हुआ है, वो जेरेंड और इन्फिनिटिव वाले लेक्चर में है, तो आप इसको सर्च करोगे, मेरे चैनल का नाम लिखोगे तो आपको आ जाएगा ये, ठीक है। एपोजिशन, एपोजिशन क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगी। डिपेंडेंट क्लास, तो ये सारे डिटर्मिनर्स हैं जो कि नाउन के बाद आने वाले हैं, पोस्ट डिटर्मिनर मैंने इसलिए कह रही हूँ। और जब ये आएंगे तो फिर वो नाउन जो होगा वो नाउन फ्रेज बन जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, और ये सब मिलके फिर सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हर एक एक एग्जांपल देके फिर आपको उसमें बताती हूँ कि कैसे। ये नहीं, ये आपके सामने सारे एग्जांपल्स हैं, अब हम इसमें देखते हैं। जैसे अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द ब्लैक जैकेट, इसमें आप देखोगे हमने देखना है कि हमने गर्ल नाउन ये है ना, इससे पहले प्री भी दिया हुआ है, प्री डिटर्मिनर्स भी है, लेकिन हम फिलहाल पोस्ट को क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको नहीं देखते, इग्नोर करते हैं। आप इसके पोस्ट डिटर्मिनर देखो, उसमें आपके पास ये प्रपोजिशन आ रही है, तो ये बेसिकली क्या होगी, प्रपोजिशनल फ्रेज होगी, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद ये वर्ड्स आ रहे हैं तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। इन ब्लैक, अगर आप सिर्फ इस सबको एलिमिनेट करो, इसको ऐसे एलिमिनेट करो, सिर्फ देखो इन ब्लैक जैकेट, तो ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज आ गई इसके बाद। अब आगे हम देखते हैं कि द बॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब शुड कम टू मी। इसमें आपने क्या चीज़ देखनी है, इसमें पहले नाउन ढूंढो किधर है, वो क्या है, बॉय। दी भी नहीं, दी क्या है, ये उसका प्री डिटर्मिनर है, तो वो ठीक है। अब सिर्फ नाउन अगर देखना चाहते हो ना, मैंने आपको बताया था नाउन होता ही एक वर्ड है, तो फिर दी कैसे आएगा बॉय के साथ मिला के नाउन में, वो तो फिर होगा कि एज अ नाउन ही एक्ट कर रहे हैं, लेकिन है ये फ्रेज है, ठीक है। अब सिर्फ बॉय देखो, और अब बॉय के बाद रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब शुड कम टू मी, ये सारा क्या है, ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसे, क्योंकि ये सब अब ये किस बारे में बात करें, ये बॉय की बात करें कि उसने ये काम करना है। द बॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, बेसिकली यहाँ तक ये एडजेक्टिव है। आगे ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है, जो कि बॉय को एक्सप्लेन करिए, वरना इसकी सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखो द बॉय शुड कम टू मी, अगर इतना होता तभी तो ये कंप्लीट सेंटेंस था ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जो कि बॉय को डिफाइन कर रहा है, जो बॉय को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब पार्टिसिपल फ्रेज नेक्स्ट, जो कि थर्ड नंबर पे है ना, पार्टिसिपल ये वाली देखते हैं। द नॉवल, अब नॉवल, अब इसको बेस्ड, ये क्या है, ईडी आ रहा है ना, ईडी बेस, बेस्ड, बेस्ड, तो ये क्या है, पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज। इसमें आपने पहले, सबसे पहले आपने जब कोई भी देखना था, सबसे पहले आपने नाउन ढूंढना है। नाउन ये है ना, इसको अंडरलाइन करो कि ये नाउन है, उसके बाद कुछ और देखो, ये फिर उसके पोस्ट है, पोस्ट पोजीशन भी है, तो फिर इसका पोस्ट डिटर्मिनर है। अब देखो अ वेरी स्मार्ट मैन वेयरिंग ब्लैक शर्ट, इसमें आपने सबसे पहले देखो इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, अब आपने सबसे पहले नाउन ढूंढना है, तो नाउन क्या होगा, आ होगा, नहीं, वेरी नहीं, स्मार्ट नहीं, मैन, ये प्री डिटर्मिनर है। अब नाउन से पहले लिखे हुए, आपने पहले नाउन की पोजीशन ढूंढनी है, फिर देखना ये नाउन से पहले, तो ये सब प्री हो जाएंगे, इनको हमने भी स्टडी नहीं करना, ये सब पोस्ट है। इसमें देखो वेयरिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे दोबारा पार्टिसिपल आ रहा है एज अ पोस्ट डिटर्मिनर। आगे देखो द ग्राफ शोन इन, इसमें मैंने ये ग्राफ, इसमें क्या है, नाउन है, और ये पोस्ट पोजीशन पे ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, अब पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एक्ट कर रहा है, था पोस्ट डिटर्मिनर। द की टू ओपन दिस डोर, अब इसमें की क्या है, ये नाउन है, और टू ओपन क्या है, इन्फिनिटिव। आई थिंक इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद आप लोगों को आइडिया हो गया कि कैसे हमने डिटरमाइन करना है कि नाउन कौन सा है। और ये आपको पता है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, आपने हमेशा जिस जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इस तरीके से ही सॉल्व करना है। हमेशा पहले नाउन ढूंढना है, फिर उसके पोजीशन देखनी है, फिर उसके साथ दूसरे बाकियों की कंपेयर करनी है। तो जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे करोगे तो ईजी रहेगा। ओके, द की टू ओपन दिस डोर इज़ नॉट हेयर, ये हो गया। माई फ्रेंड मिस्टर अली इज़ या हैज़, मतलब ये इसका मतलब है सिंगुलर। तो इसमें आपने देखना है कि हाँ नाउन कौन सा है, तो माई फ्रेंड, फ्रेंड भी तो नाउन हो सकता है, और मिस्टर अली ये भी नाउन है। बेसिकली ये एपोजिशन है। एपोजिशन की बात जब हम करते हैं तो वही होता है कि नाउन को कोई एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है, नाउन को कोई एक्सप्लेन कर रहा हो और वो भी नाउन हो। जैसे कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल है, तो वो एडजेक्टिव था ना, लेकिन अब ये एडजेक्टिव था, ये कोई नाउन तो नहीं था ना।
लेकिन अब यहाँ पे ये है कि जो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा, उसकी एक्सटेंशन है वो भी नाउन है। तो जब ये दोनों नाउन नाउन, यानी कि नाउन को नाउन ही एक्सप्लेन कर रहा है, ये उसकी एक्सटेंशन है कि फ्रेंड कौन, मिस्टर अली, तो फिर ये नाउन एपोजिशन होती है। ये क्या होती है, नाउन एपोजिशन होती है। तो देखो नाउन एपोजिशन भी यहाँ पे एक्ट कर रही है एज अ पोस्ट डिटर्मिनर, क्योंकि यहाँ पे नाउन जो होगा मेन वो ये होगा और ये उसकी एक्सटेंशन है, तो ये पोस्ट डिटर्मिनर में आता है। ओके, तो अब इसके बाद जो है वो आपको मैंने डिपेंडेंट क्लास, इसकी वैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, लेकिन इसको अच्छा लास्ट जो थी कि हाँ डिपेंडेंट क्लास वो भी एक्ट करती है एज अ पोस्ट डिटर्मिनर। वो ये देखो द मैन, इसमें जो सब्जेक्ट है नाउन है वो द मैन है, सॉरी सिर्फ मैन है। इसके बाद जो है वो पोस्ट डिटर्मिनर है और वो है हमारे पास डिपेंडेंट क्लास, हु इज़ वेयरिंग ब्लैक शर्ट। नाउ व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लास, वो क्या होती है पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही, ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगी वो यहीं से करूँगी कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लास, और फिर आगे हम मज़ीद जो पार्ट रहता है वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगले लेक्चर अब आप रेस्ट करें और फिर अगला लेक्चर लें। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक देखने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। और आपके लिए यूज़फुल होगा ये, आई एम श्योर आपके लिए यूज़फुल होगा। उसके अलावा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और आप सब मिलकर स्टडी भी करें, डिस्कशन करें, नोट्स अपने खुद बनाएं अगर आप अभी शुरू में देख रहे हैं ये वीडियो जब मैंने अपलोड किया है। लेकिन अगर आप अभी एमडी कैट के करीब ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। फिर इस पर आप टाइम वेस्ट ना करें इसको, इसके नोट्स बना के, क्योंकि नोट्स मैंने अच्छे बनाए हुए हैं, तो फिर यहीं से आप लोग रीड कर लें, आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।